सामने पक्की सड़क थी जो स्टेशन से होकर शहर से जा मिली थी। काफी देर वहां खड़े रहने के बाद अकरम ने वापस जाने का इरादा किया था कि इसकी निगाह शुमाल की जानब उठ गई। वो क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की भागते हुए इधर ही आ रही थी जहां वो खड़ा था। लड़की काफी खूबसूरत थी। इसके काले घने बाल थे जो इसके शानों पर बिखरे हुए थे। लड़की काफी परेशान और खौफजदा लग रही थी। भागते भागते वो इससे टकरा गई। यूं इसके टकराने से अकरम लड़खड़ाया जरूर, मगर फौरन इसने अपने आप को संभाल लिया, वरना वो नीचे जमीन पर औंधे मुंह जा गिरता। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। लड़की अपनी खूबसूरत सरीली आवाज में चला उठी। कौन मार देगा? अकरम अचानक इस सूरत हाल पर बुखला सा गया, लेकिन लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तेजी से जनूब की तरफ भाग निकली जहां बेतहाशा दरख्तों की तादाद थी। अकरम इसको यूं भागते हुए देखता रह गया। इसने दोबारा इसको आवाज भी दी और इसको रोकने की कोशिश भी की। अकरम ने सोचा लड़की किसी मुसीबत में गिरफ्तार मालूम होती है, इसकी जान को खतरा है, इसे इसकी मदद करनी चाहिए, मगर कैसे? एकदम ही इसको इस पुलिस वाले का ख्याल आया जो कि स्टेशन पर मौजूद था। वो तेजी से वापस स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर मौजूद एक मोटे से पुलिस वाले ने यूं इसे भागते हुए देखा तो इसे आवाज देकर रोक लिया। ऐ लड़के, क्या बात है? पुलिस वाला ऊंची आवाज में बोला। अकरम भागते हुए इसके पास जा पहुंचा। वो इधर स्टेशन की पिछली तरफ एक लड़की की जान को खतरा है। लड़की की जान को खतरा? पुलिस वाला चौंक गया। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, वो लड़की काफी खौफजदा थी। कोई मारने के लिए इसके पीछे लगा हुआ है। मुझे मदद का कहकर वो जनूब की जानब भाग निकली। मेरे ख्याल में हमें जल्द से जल्द इसकी मदद करने के लिए इसके पीछे जाना होगा, कहीं कोई इसे मार ही न डाले। मैं इसीलिए आपके पास फौरी भागकर आया हूँ। अकरम उखड़ी हुई सांसों को बहाल करते हुए तेजी से बोला। चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ वो किस तरफ भागी है। जी चलिए मेरे साथ। अकरम ने फौरन हामी भरी। वो तेजी से भागते हुए उस सिमत की तरफ मुड़े जहाँ से लड़की तेजी से भाग निकली थी। काफी देर भागते भागते वो उस जगह जा पहुंचे जहाँ दरख्तों की बहुत तादाद थी और इर्द गिर्द मिट्टी के छोटे छोटे टीले थे जिन पर खारदार नुकीली कांटों वाली झाड़ियां उगी हुई थी। कहाँ है वो लड़की? तुम तो कह रहे थे कि वो इधर की तरफ भागी है। यहाँ तो किसी भी लड़की का नामो निशान नहीं है। पुलिस वाला गुस्सीले लहजे में इससे गोया हुआ। मैंने इधर ही इसको भागते हुए देखा था, ना जाने कहाँ चली गई। अकरम को भी हैरत थी कि वो लड़की आखिर चली कहाँ गई। मेरा यकीन करें साहब, अगर वो लड़की इधर होती तो नजर ना आ जाती। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि फजूल में टाइम बर्बाद करने यहाँ चला आया। अपने दिमाग का इलाज करवाओ लड़के, बेवकूफ कहीं का। पुलिस वाला अभी कुछ और कहता कि दरख्तों के झुंड में किसी नस्वानी रोने की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। मैंने कहा ना कि लड़की इधर ही आई है। मेरे ख्याल में वो खौफजदा होकर रो रही है, अकरम तेज लहजे में बोला। पुलिस वाले ने इस बात में सर हिला दिया। अब इसे यकीन हो चला था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। लड़की इधर ही मौजूद थी। वो दोनों इसकी रोने की आवाज का पीछा करते हुए दरख्तों के झुंड के अंदर दाखिल हो गए। इनको ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ी। एक बड़े कीकर के दरख्त के तने के साथ घुटनों में सर दिए वो इन दोनों को नजर आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए लड़की के करीब जा पहुंचे। पूरे चांद की रात थी, मगर घने दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी इस जगह पर नहीं पहुंच रही थी। हल्का हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। वो लड़की मुसलसल बयान करने के अंदाज में रोए जा रही थी। देखो, तुमने मदद करने का कहा था ना, मैं खुद पुलिस वाले को लेकर आया हूँ। तुम हमारे होते हुए महफूज हो। अकरम इस लड़की को दिलासा देना चाहता था ताकि वो यूं रोना बंद कर दे। हाँ, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस वाला इसके करीब आन बैठा, मगर वो मुसलसल ही रोए जा रही थी। तुम ये रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कौन तुमको मारना चाहता था? शाबाश, हौसला करो। पुलिस वाले का शायद ये दिलासा था कि लड़की रोते रोते अचानक चुप कर गई। अकरम और पुलिस वाले की नजरें इस पर थी। लड़की ने एकदम ही घुटनों में से सर उठाकर अपने साथ बैठे पुलिस वाले को देखा तो पुलिस वाले को एक जबरदस्त झटका लगा, बेइंतहा खौफ का झटका। वो बुखलाकर पुश्त के बल नीचे जमीन पर गिरा। अकरम की भी जूं ही इस पर नजर पड़ी, इसकी भी हालत गैर होने लगी। इस लड़की का चेहरा इंसानी नहीं था, किसी चमगादड़ से मुशाबा था। इसकी आंखों की जगह दो गहरे गड़े थे और इसके मुंह का दहाना बहुत बड़ा था, जिसमें उंगलियों जितने लंबे दांत बाहर की तरफ झांक रहे थे।
وہ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے نیچے زمین پر گرے پولیس والے پر جپٹ پڑی۔ اس نے اپنے لمبے نکیلے دانتوں اور ناخن سے پولیس والے کی گردن دبوچ لی۔ پولیس والے کی فلک شگاف چیخ کے ساتھ ہی اس کی گردن سے ایک خون کا ابلتا ہوا فوارہ نکلا اور وہ اس کی گردن پر اپنا بھیانک منہ رکھ کر اس کے خون کو گٹا گٹ پانی کی طرح پینے لگی۔ وہاں کھڑے اکرم کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس کو سمجھنے میں ذرا برابر بھی دیر نہ لگی کہ وہ جس لڑکی کو ڈھونڈنے یہاں آئے تھے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی خون شام بادرو تھی۔ اکرم نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے مگر اسے لگا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دنس گئے ہیں۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاؤں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی۔ وہ تو کسی سحر زدہ حالت میں اس پولیس والے کے اس عبرت ناک انجام کو دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک اس بادرو نے لاش کا خون پیتے پیتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کو یوں لگا جیسے اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ یکا یک کسی کتے کی زوردار بھونکنے کی آواز نے بادرو کی توجہ دوسری طرف کر دی۔ سحر زدہ حالت میں کھڑا اکرم تو جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک سیاہ رنگ کا کتا اس خون پیتی بادرو کی جانب منہ کر کے زور زور سے بھونکنے لگا۔ پہلے پہل تو وہ یوں ہی بھونکتا رہا، پھر یکا یک کتے نے جست بھری اور اس بادرو پر جپٹنا چاہا، مگر وہ بادرو چمگادڑ بن کر فضا میں فوراً اڑ گئی اور کتا منہ اٹھائے اس کو دیکھ کر کافی دیر تک بھونکتا رہا۔ اکرم جو اب پورے ہوش و حواس میں آ چکا تھا، اس کا اب یہاں کھڑے رہنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ اس نے واپس اسٹیشن کی سمت برق رفتاری کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ سیاہ کتا جو چمگادڑ کی طرف کافی دیر سے متوجہ تھا، اکرم کے یوں تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کتے کا دھیان اس پر جا ٹھہرا اور وہ بھونکتا سیاہ کتا چمگادڑ کو چھوڑ کر اس کی جان کے درپے ہو گیا۔ وہ کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اکرم نے جو اپنے پیچھے اس خوفناک کتے کو دیکھا تو اس کے رہے سہے استان بھی خطا ہو گئے۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگا، جتنی اس کی ہمت تھی اس سے کئی زیادہ، مگر اس کی یہ برق رفتاری اس بھاگتے ہوئے کتے کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ کتے اور اس کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسٹیشن ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ اکرم کو یقین تھا کہ وہ اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کتے کی خوراک بن جائے گا۔ اس نے اسٹیشن پر جانے کی بجائے اس ایریے کا انتخاب کیا جہاں ٹیکسی، کار، موٹر رکشہ، تانگے وغیرہ مسافروں کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکرم نے دیکھا اس وقت سوائے ایک تانگے کے باقی جگہ خالی تھی۔ اس کے لیے تو تانگا ہی غنیمت تھا۔ اس سے یقین سا تھا کہ تانگے والا ضرور اس کی مدد کرے گا۔ تانگے میں محفوظ بیٹھ کر وہ اس خونی کتے سے بچ سکتا ہے۔ تانگا اس سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ سامنے پکی سڑک تھی جس پر وہ کھڑا تھا۔ اکرم نے بلا کی تیزی تو دکھائی اور اپنے بیگ کو سنبھالے جیسے تیسے کر کے پہنچ ہی گیا اور تانگے کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ سیاہ کتا تانگے کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگا۔ کہاں جانا ہے بابو؟ ایک عجیب سی آواز اکرم کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ اکرم کی ساری توجہ اس خوفناک سیاہ کتے پر تھی۔ آواز سن کر اس نے بے اختیار اپنے سامنے دیکھا۔ اس کے پاس ہی ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے کو بھی سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس طرح کے چہرے کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہیں تھا۔ نہیں، میں نے تو اکرم بکھلا سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سیاہ کتا مسلسل اس کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ یہ سیاہ کتا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اکرم نے اس شخص کی توجہ اس کتے کی طرف دلائی۔ ارے یہ کتا بلا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ شخص ایسے بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ جوان ہو کر ایک کتے سے ڈر گیا ہے۔ اس شخص نے کتے کو بھگایا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کتا وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گیا۔ اکرم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خونی جان کا دشمن کتا آسانی سے بھاگ جائے گا۔ لو بھاگ گیا نا۔ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جانا کہاں ہے؟ میں نے کہیں نہیں جانا۔ تانگے میں شدید قسم کے سڑے گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اکرم کو ایسے لگا کہ اگر وہ تانگے میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہا تو اس کو متلی ہونے لگے گی۔ وہ بیگ اٹھائے تانگے سے فوراً نیچے اتر آیا۔ جانا نہیں تھا تو پھر بیٹھے کیوں تھے؟ وہ شخص عجیب سے انداز میں بولا۔ اکرم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تم جہاں چاہو گے میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ وہ تانگے والا بس ضد تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اکرم کو خار سی ہونے لگی تھی اس کپڑوں میں چھپے شخص سے۔ دیکھو پیسے نہ دینا۔ وہ شخص اکرم کے سامنے آ گیا۔
तुमको एक बार सुनाई नहीं देता? मैंने कहीं नहीं जाना। जाना क्यों नहीं है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस शख्स ने इसको जबरदस्ती पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? जबरदस्ती है कोई? छोड़ो मुझे। अकरम इस सारी सूरत हाल से घबरा गया। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस शख्स ने और जोर से अकरम को पकड़ लिया और अकरम अपने आप को इससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस असना में इस तांगे वाले के मुंह से वो स्याह कपड़ा हट सा गया। चांद की रोशनी में अकरम की इस पर नजर पड़ी तो अकरम की हालत देखने के काबिल थी। वो कोई बूढ़ा था जो इस बदरू की तरह नहायती हैबतनाक था। अकरम उल्टे कदम स्टेशन की तरफ भागा। वो बूढ़ा भी इसकी तरफ लपका। नहीं जाने दूंगा। बूढ़ा लंगड़ा होने के बावजूद भी बरक रफ्तारी के साथ इसके पीछे भाग रहा था। अकरम शायद के इस बूढ़े के हाथ लग ही जाता। मगर किसी नदीदा ताकत ने इसका हाथ थामा और इसको उड़ाते हुए स्टेशन तक ले आई। स्टेशन पर पहुंचकर इसने बेअख्तियार अपने पीछे मुड़कर देखा। वहां किसी भी बूढ़े का नामो निशान नहीं था। अकरम जोर जोर से हाँफता हुआ आगे बढ़कर बेंच पर जा बैठा। रेलगाड़ी वैसे ही स्टेशन पर खड़ी थी। इसके इंजन में शायद कोई खराबी हो गई थी जिसको ठीक किया जा रहा था। अचानक अकरम को महसूस हुआ कि इसके पास कोई और भी आ बैठा है। अकरम ने फौरन रुख फेरा तो इस डिब्बे वाले बरीश बुजुर्ग को बेंच पर बैठे पाया। वो कब यहाँ आन मौजूद हुआ था, अकरम को इसकी खबर तक न हुई थी। आप अकरम इसकी तरफ देखने लगा। आखिर आप हैं कौन? इंसान या कोई नतीजा रूप? मैंने कहा था ना तुमको, हिवान होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही भटकते फिरते हैं। इनका असल रूप कितना दहशतनाक है इसका तुम्हें बखूबी अंदाजा लग गया होगा। लेकिन वो बाबा मेरे ही पीछे क्यों? अकरम खौफजदा लहजे में बोला। इनको खबर हो गई है कि तुम ही वो इंसान हो जो इनका खात्मा कर सकते हो। हिवानों ने तुझे पहचान लिया है। अब तुझे वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तेरे पीछे लग गए हैं। मेरे पीछे? अकरम को यकीन न हुआ। हाँ, अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि इनका खात्मा तुझे अपने हाथों से करना होगा, वरना वो तुम पर हैवी हो जाएंगे। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम दुनिया के किसी कोने में भी छुप नहीं सकते। पर बाबा मैं कैसे इन्हें हिवानों को मार सकता हूँ? अकरम एकदम घबरा गया। ये सब तुम्हें अपनी अक्ल ज़हन से सोचना होगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करना होगी। मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ। तुमको अकेले ही इन हवानों से लड़ना होगा। पर हाँ, जगह जगह मैं तुम्हें निशानदेही करता रहूंगा ताकि तुम भटक ना जाओ। याद रखना, इनका अगला वार इन सब वारों से भारी होगा। हिम्मत और ताकत से काम लेना। अकरम यहाँ तक कि कुछ बोलता, बेंच इस बुजुर्ग के वजूद से खाली था। अकरम इतनी देर बेंच पर ही बैठा अपने अंजाम के बारे में सोचता रहा जब तक गाड़ी ने रवानगी की सीटी ना बजा दी। वो बैग उठाए मुर्दा कदमों से डब्बे की तरफ बढ़ा और एक खाली सीट पर जा बैठा। डिब्बे में थोड़े बहुत ही अफराद थे जो दूसरी सीटों पर पड़े ऊँग रहे थे। अकरम ने अपनी सामने वाली सीट पर निगाह दौड़ाई तो वहां भी खुद की तरह एक ही बंदे को बैठा हुआ पाया जो जीन्स की पैंट शर्ट में मलबूस था और अकरम की ही तरफ देख रहा था। अकरम ने इसके चेहरे पर दो अनोखी चीजें नोट की। एक तो इसकी तेज आंखें जिनमें बला की चमक थी, ऐसे जैसे किसी जानवर की हों, और दूसरा इसके होंठ बहुत ज्यादा लाल थे, खून से भरे मालूम हो रहे थे। और इसके जिस्म पर बाल भी बहुत थे, भूरे रंग के बाल, यहाँ तक कि इसकी हथेली पर भी बाल उगे हुए थे। इस लड़के ने अकरम से कोई बात नहीं की। वो कोई अखबार पढ़ने में मसरूफ था। अकरम पहले तो वैसे ही बैठा अपने आने वाले हालात के बारे में सोचता रहा। फिर वो अपने बैग में से सारा सामान निकालकर इसको दुरुस्त तरीके से रखने लगा। यूं अंधाधुंध भागने की वजह से इसका सारा सामान बेतरतीब सा हो गया था। इस सामान में इसकी बनाई हुई तस्वीरें भी थी। अकरम नजर दौड़ाने के लिए इनको बारी बारी देखने लगा। इस असना में सामने सीट पर बैठे हुए नौजवान की इन तस्वीरों पर नजर पड़ गई। आप मुसव्वरी भी करते हैं? इसने अकरम की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा शौक भी है और आमदनी का मकबूल जरिया भी। अच्छा, तो फिर मेरी तस्वीर बनाएंगे आप? मुझे तस्वीर बनवाने का बड़ा शौक है। प्लीज। अकरम का दिल नहीं चाह रहा था मगर इसके इसरार पर वो राजी हो गया और बैग से साफ बड़ा सा कागज और पेंसिल निकालकर इसकी तस्वीर बनाने लगा। वो लड़का बड़े शौक से तस्वीर बनवा रहा था। अकरम के हाथ भी तेजी से चल रहे थे कि अचानक डिब्बे में अंधेरा सा छा गया। डिब्बे का बल्ब जलना बंद हो गया था और फिर डिब्बे की खिड़कियां भी बंद थी। अकरम ने पास ही डिब्बे की खिड़की को हाथ बढ़ाकर खोलना चाहा
کھڑکی تو کھل گئی لیکن کھڑکی کی لوہے کی نوک اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی۔ چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی سے خون نکل رہا ہے۔ اکرم نے خون روکنے کی کوشش تو بہت کی مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ اس اثنا میں وہ لڑکا اس کے قریب آن بیٹھا۔ اس نے اکرم کی ہتھیلی کو منہ میں دبا کر چوسنا شروع کر دیا۔ اکرم کے جسم سے ایک ٹیس سی نکل گئی۔ اس اثنا میں چاند بادلوں کی اوٹ میں جا پہنچا اور اچانک ہی وہ لڑکا اکرم پر جپٹ پڑا۔ اس نے پیچھے لڑکھڑا کر گرتے ہوئے اکرم کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اکرم کا درد سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ٹانگوں سے لڑکے کو ایک زوردار دھکا دیا تو وہ دور جا گرا۔ یکا یکی چاند دوبارہ بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ ڈبے میں روشنی پڑی تو اکرم نے فوراً سامنے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے کی حالت بڑی خوفناک ہو رہی تھی۔ اس کی زبان باہر کی طرف لٹک رہی تھی اور آنکھیں خون کا انگارہ ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی چاند کی روشنی اس لڑکے پر پڑی اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ یکا یک اس کا جسم اکڑنے لگا اور گردن ایک طرف ڈلک گئی۔ اس کا لباس پھٹنے لگا۔ اس کا قد 6 فٹ تک بڑھ گیا اور ایک لمبی سی تھوتنی اس کے منہ پر نمودار ہو گئی اور ایک مکمل بھیڑیے کی شکل میں آیا کہ اچانک پھر اندھیرا ہو گیا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے اب کچھ رکنے کے قریب تر ہو گئی۔ کوئی کراس تھا جس کی وجہ سے ٹرین کو رکنا پڑ گیا تھا۔ ڈبے میں گپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اکرم کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس موت کے ڈبے سے زندہ باہر نکلے۔ اس نے سوچا کہ ڈبے سے کسی طرح چھلانگ لگائی جائے۔ ڈبے کی کھڑکیاں اتنی چوڑی اور بڑی نہ تھی کہ بندہ آسانی سے ان میں آ جائے۔ صرف ایک ہی راستہ تھا ڈبے سے فرار کا، وہ تھا اس کا دروازہ۔ ڈبے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا بکھرا پڑا ہوا تھا۔ اس خوفناک خونی بھیڑیے کی گراہٹیں بھی مدھم سی ہو گئی تھی، لیکن اکرم کو یقین تھا کہ وہ خونی بھیڑیا ڈبے میں ہی اندھیرے کی چادر اوڑے چھپا بیٹھا ہے اور چاند کے دوبارہ نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ چاند جو بادلوں کی اوٹ میں چھپا موت اور زندگی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اکرم کو بھیڑیا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اب بھی ڈبے میں موجود تھا۔ اکرم نے اندھیرے میں دروازے کی صحیح سمت کا اندازہ لگایا۔ دروازہ تو چند قدم کے ہی فاصلے پر تھا۔ یہ جان کر جیسے اسے بہت حوصلہ ہوا۔ چند لمحے کھڑا وہ اپنے آپ کو تیار کرتا رہا اس ہمت کے لیے جو اس نے اب کر کے دکھانی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈبے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 چھلانگ میں ہی اس نے فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رکی ہوئی ٹرین ایک بار پھر چلنے کو تیار تھی۔ اس آفت زدہ ماحول میں اس وقت اس کی رہی سہی کسر بھی جواب دے گئی جب چاند بادلوں سے نکل کر دوبارہ اپنی شکل دکھانے لگا تھا۔ ڈبے میں روشنی آہستہ آہستہ پھیلی تو بھیڑیے کی گراہٹیں پھر سنائی دینے لگی۔ ڈبے میں زوردار آہو کی آواز گونجی۔ وہ درندہ چاند دوبارہ نکلنے پر جاگ گیا تھا۔ ڈبے میں رہ کر بچنا اب ناممکن تھا، مگر یہ دروازہ اکرم میں جتنی طاقت تھی اس نے دروازے کو لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ دے۔ ہاتھوں اور لاتوں سے کی گئی کوشش جلدی رنگ لے آئی اور دروازہ کھل گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے چھلانگ لگا دی اور گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ کچی زمین تھی مگر پھر بھی اس کو چوٹ لگنے کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اس کے دونوں گھٹنوں میں درد کی ایک ٹیس سی ابھری۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا جسم پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ جگہ جگہ جسم پر کاٹنے کی وجہ سے زخم ہو گئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ جیسے ہی زمین سے کرہاتے ہوئے اٹھا، اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، نوجوان تم نے ہمت کی اور بچ نکلے، مگر ابھی مشکلیں اور بھی راہوں میں پڑی ہیں جو تم نے سہنی ہیں۔ آگے بھی اسی طرح ہمت سے کام لینا، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اکرم کو آواز جاننے میں کوئی دیر نہ لگی۔ یہ انہی بزرگ کی آواز تھی۔ وہ منہ کی سمت کر کے آگے کی جانب بے تحاشا بھاگنے لگا۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس جانب بھاگ رہا ہے۔ خاردار جاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی جن کے نکیلے کانٹے بھاگنے کی وجہ سے اس کے ننگے پاؤں میں چبھنے لگے تھے۔ کانٹوں کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بھی خون رسنے لگا تھا اور وہ نڈھال ہو کر کئی بار لڑکھڑایا بھی تھا، مگر بزرگ کی کہی ہوئی بات پر اس نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر ایک سمت کی طرف بھاگتا ہی چلا گیا۔
चांद बादलों की ओर से ऐसा निकला कि अब दोबारा छुपने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शायद यूं ही भागता रहता, मगर वही खौफनाक आहू की आवाज ने इसके कदम जैसे रोक लिए। इसके लाख दर्जे भागने के बावजूद वो भेड़िया इसके आस पास ही कहीं मौजूद था। अब मजीद इसमें भागने की सकत ना थी, और शायद अब भागना गोया भेड़िए को ये एहसास दिलाना था कि वो इधर ही मौजूद है। मौत का खौफ इसके दिल में समाया हुआ था। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक घनी झाड़ी में ऐसे उलझे कि वो अपने आप को संभाल ना सका और झाड़ी में ही जा गिरा। पहले तो वो संभल ही न सका, मगर इसने महसूस किया कि झाड़ी काफी घनी है। अगर वो यूं ही छुपकर इधर ही पड़ा रहे तो आराम करने के साथ साथ मौत से भी बच सकता है, जो इसको तलाश करते हुए भेड़िए की सूरत में इधर उधर मंडला रही थी। जल्दी इसको भेड़िए के कदमों की आवाज आने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब तर आ रही थी। वो दम सादे झाड़ी में ही किसी बेजान की तरह पड़ा रहा, मगर इसकी आंखें वो सब बखूबी देख रही थी। भेड़िया चलते चलते झाड़ी के इतने करीब आन पहुंचा कि इसकी तेज गुराहट नथनों से निकलती सांस और मुंह से तेज इंसानी खून की बदबू इसको साफ महसूस हो रही थी। इसकी आंखें ये मंजर देखकर खौफ से फैल सी गई। अकरम को यूं लगा जैसे अभी के अभी वो दरिंदा इस तक पहुंच जाएगा। इस दरिंदे ने आसमान की तरफ मुंह करके एक बार फिर जोरदार आहू की आवाज निकाली और आगे की तरफ बढ़ गया। दम सादे अकरम को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं मौत के मुंह में आते आते बच निकलने में कामयाब हो गया है। वो काफी देर वही बेजान सा पड़ा रहा। भेड़िया चलते चलते ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अब इसने आस्तगी से सार उठाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन भेड़िए का कहीं नामो निशान नहीं था। वो इलाका खारदार बड़ी बड़ी झाड़ियों से भरा हुआ था। इक्का दुक्का दरख्त ही खड़े थे, जिनकी लंबाई आसमान को छू रही थी। पहले पहल इसने सोचा कि यहीं पड़े हुए रात बिता दी जाए, फिर दिन के उजाले में वो बासानी यहाँ से निकल सकता है। मगर यहाँ जमीन पर बेतहाशा रेंगते हुए कीड़ों मकोड़ों और जहरीले अशरात की भरमार थी। झाड़ी में पड़े हुए कुछ कीड़े मकोड़े तो इसके बदन पर चढ़ गए थे, जो कि इसके जख्मों पर नमक पाशी का काम कर रहे थे। इसने कई बार जिस्म पर कीड़ों को साफ करने की कोशिश की, मगर वो जहाँ जिस झाड़ी में पड़ा हुआ था वहाँ तो लातदाद ऐसे कीड़ों की मकदार थी जो बराबर इसके जिस्म पर डंग मार रहे थे। अब ये मुमकिन नहीं था कि वो सुबह तक इसी झाड़ी में ही पड़ा रहे। सुबह तक तो कीड़े इसका गोश्त तक नोच डालते। इसने सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर इसके यूं भागने की आवाज भेड़िए को दोबारा मतवज्जा करने के लिए काफी थी। इससे यकीन था कि अगर अब वो पकड़ा गया तो मौत से बच नहीं सकता, लेकिन वो अब जाए कहाँ? जमीन पर नहीं, मगर अचानक इसके सामने एक बड़े दरख्त पर नजर पड़ी तो जैसे इसकी सारी मुश्किल हल हो गई। दरख्त पर चढ़कर रात बसर करना हर तरह से मुनासिब ख्याल था। दरख्त और झाड़ी के दरमियान चंद फलांग का ही तो फासला था। वो दौड़कर आसानी से ये फासला तय कर सकता था, मगर इसकी क्या गारंटी थी कि वो भेड़िया इसको दोबारा ना देख ले। हाँ, अलबत्ता रेंग कर जाना किसी खतरे से बचने का काम कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता पेट के बल रेंग कर दरख्त की ओट में जाने लगा। जमीन की मिट्टी नरम थी, इसलिए इसे यूं किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही कोशिश से वो दरख्त तक जा पहुंचा। दरख्त के नीचे सूखे हुए पत्तों का ढेर इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिस पर आस्तगी से चलना ही बेहतर था। सूखे पत्तों की हल्की सी आवाज भी भेड़िए को इसकी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। दरख्त के पास पहुंचकर और इसके ऊपर चढ़ने में इसे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जल्द ही वो दरख्त के एक मोटे तने पर जा बैठा। अभी इसने बैठकर अपनी सांस दुरुस्ती की थी कि एक तांगा तेजी से दौड़ता हुआ ऐन दरख्त के नीचे आकर रुक गया। तांगे से एक हैबतनाक किस्म का बूढ़ा उतरा। अकरम ने देखा कि ये तो वही बूढ़ा था जो स्टेशन पर इसको तांगे समेत मिला था। इस बूढ़े के साथ ही तांगे में से एक स्याह कुत्ते ने छलांग लगाई। अकरम के लिए वो कुत्ता भी अजनबी नहीं था। इस बूढ़े ने तांगे की पिछली सीट के नीचे से एक इंसानी लाश निकाली और इसको हाथ से घसीटते हुए दरख्त के नीचे रख दिया। लाश पुलिस वाले की ही थी। इस बूढ़े ने थैले में से एक कुल्हाड़ा निकाला और लाश को टांगों से काटना शुरू कर दिया। मंजर इतना दर्दनाक था कि अकरम के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि इसकी आवाज से वो बूढ़ा खबरदार ना हो जाए। बूढ़ा गोश्त काटने में मसरूफ था कि पता नहीं भेड़िया कहाँ से जस्त लगाकर इसके करीब आन पहुंचा।
भेड़िया बूढ़े के करीब ही दुम फैलाकर बैठ गया। मुझे पता है मेरे बेटे, तुझे भूख लगी हुई है, तेरे लिए तो मैं ये लेकर आया हूँ। बूढ़ा इस भेड़िए के बालों में हाथ फेरते हुए बोला। बूढ़े ने काटे हुए इंसानी टुकड़े इसके आगे रख दिए। वो भेड़िया इन गोश्त के टुकड़ों को खाने लगा। दूसरी साइड पर खड़ा स्याह कुत्ता ये सब देखकर गोश्त पर झपटा तो भेड़िए ने गुस्से से हाथ मारकर इसको दूर फेंक दिया। कुत्ता गाँव गाँव की आवाजें निकालने लगा। ना ना, ये भी हमारा वफादार है, इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। बूढ़े ने एक गोश्त का टुकड़ा कुत्ते के करीब फेंक दिया। कुत्ता जैसे इस टुकड़े पर झपट पड़ा, वो बूढ़ा भी गोश्त को मुंह में लिए जोर जोर से चबाने लगा। इसी असना में फजा में परों के फड़फड़ाने की आवाज गूंजने लगी। अकरम के साथ ही इस बूढ़े ने भी ऊपर फजा की तरफ देखा। वही काली स्याह बड़ी सी चमगादड़ ऊपर परवाज कर रही थी। बूढ़े ने लाश में से बहते खून से हथेली का प्याला बनाकर इससे खून से भरा और हाथ ऊपर उठाकर चमगादड़ को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। ऊपर उड़ती चमगादड़ तेजी से नीचे उतरकर बूढ़े के हाथों पर बैठ गई और हथेली से खून पीने लगी। खून जैसे ही खत्म हुआ वो दोबारा ऊपर उड़ने लगी या किसी दूसरे शिकार की खबर लेकर आ।